हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर ही होंगे। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक ऐसा लेक्चर लेके जो सीखने के बाद आपको पढ़ाई में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और जो भी अध्यापक आपको पढ़ाएंगे विद्यालय में या कोचिंग में, या आप ऑनलाइन ही करेंगे, तो चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि हम बेस के बारे में पढ़ेंगे, आधार के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जब एक मकान बनता है तो जब तक उसकी नींव स्ट्रांग नहीं रहती है तब तक उस पर मंजिल अच्छे से खड़ी नहीं होती है। आज मैं आपका बेस स्ट्रांग करने वाला हूँ। क्लास 9, 10th, 11th, 12th जिन बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होता है साइंस सब्जेक्ट में, ऐसा इसलिए क्योंकि उनका बेस स्ट्रांग नहीं है। आज हम काफ़ी मज़ेदार आसान भाषा में सीखने वाले हैं साइंस है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस द स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति का अध्ययन करना ही साइंस विज्ञान कहला दिया करता है। साइंस के फादर गैलीलियो गैलीली हैं। फादर यानी पिता यानी जनक। फादर को आप पिता भी बोल सकते हैं, जनक भी बोल सकते हैं। तो बेटा साइंस के फादर कौन है? गैलीलियो गैलीली। इनका जन्म 1564 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1642 ईस्वी में हो गई थी। ये एक इटली साइंटिस्ट थे। अगर हम साइंस की परिभाषा इंग्लिश में देखें तो साइंस इज द सिस्टमैटिक्स स्टडी, सिस्टमैटिक्स यानी ऑर्डरली, एक क्रम में, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रीजनिंग। यानी साइंस वो है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं एंड रीजनिंग करते हैं। किसी भी चीज को हम देखेंगे, इसका उदाहरण भी दूंगा, आप हिंदी में देखें। विज्ञान प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन है जो अवलोकन, प्रयोग और तर्क पर आधारित हुआ करता है। ऑब्जर्वेशन की हिंदी होगी अवलोकन, एक्सपेरिमेंटेशन की हिंदी होगी प्रयोग एंड रीजनिंग की हिंदी होगी तर्क। इसका मैं एक उदाहरण से समझा सकता हूं। जैसे आप गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन के बारे में जानते होंगे, तो अगर साइंस के नज़रिए से गुरुत्वाकर्षण को देखें तो इसका अवलोकन, ऑब्जर्वेशन क्या होगा? कोई भी चीज़ अगर हम छोड़ते हैं तो ये नीचे की तरफ गिरती है। ये हम ऑब्जर्व किए चीज़ों को, हमने अवलोकन किया। गेटिंग माई पॉइंट? मैं अवलोकन किया कि ये पेन नीचे की तरफ गिर रही है। अब आपको पता है कि जो न्यूटन भाई साहब थे वो एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे, तो जो सेब है वो टूटकर नीचे गिर गया। अब सेब टूट के नीचे गिर गया, न्यूटन ने सेब गिरते देखा और प्रयोग किए। उन्होंने सेब को गिरते हुए देखा और उस पर एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। आप सोच रहे होंगे काश न्यूटन सो गए होते पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवाओं में, तो इतना सारा फिजिक्स में हमें पढ़ना नहीं पड़ता। हाँ कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं? ठीक है, न्यूटन्स भाई साहब थे तभी तो हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, मानव कल्याण में इतनी आसानियां पैदा हो गई हैं इनकी खोजों से। तर्क क्या है? निष्कर्ष निकाला कि धरती हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे होंगे जानते होंगे कि धरती हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है ना। ऑब्जर्वेशन क्या था? कोई भी चीज छोड़ो नीचे की तरफ गिर जा रही है, यह ऑब्जर्वेशन था, अवलोकन था। एक्सपेरिमेंटेशन क्या था? एक्सपेरिमेंटेशन यानी प्रयोग। न्यूटन भाई साहब पेड़ से देखें कि सेब नीचे गिर रहा है। अब भाई नीचे गिर रहा है तो क्यों नीचे गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं चला गया? नीचे ही क्यों गिरा? इस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने तर्क दिया, ये रीजनिंग दिया कि भाई साहब कोई भी चीज है, मतलब ये जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है, इसीलिए जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ गिरती है। ये बात समझ में आई? तो यही तो साइंस है। साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रीजनिंग। एक मैं और उदाहरण देना चाहूंगा जिससे और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक पानी लीजिए, आप उसको बॉईल कीजिए, उबालिए, तो आप देखेंगे कुछ समय बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा
उसमें से छोटे छोटे बुलबुले निकलेंगे, पानी के बुलबुले निकलेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम क्या करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे एंड रीजनिंग करेंगे, अवलोकन करेंगे, प्रयोग करेंगे, तर्क देंगे, तब हम पता चलेगा कि ये पानी क्यों उबल रहा है। तब हम वैज्ञानिक तौर पर इसका अध्ययन कर पाएंगे। पानी उबल रहा है, हमने इसका अवलोकन किया, ऑब्जर्व किया। जब थर्मामीटर लगा के देखा तो इसमें कुछ टेम्परेचर था। कितना टेम्परेचर था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। तब पानी उबलने लगा। ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। तो तर्क क्या रहा, रीजनिंग क्या रहा, निष्कर्ष क्या निकला कि भाई साहब जब हम पानी को उबालते हैं तो बॉयल करता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और पानी का जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो वो वाष्प बन के उड़ने लगता है। इसीलिए पानी के अंदर बुलबुले आते हैं गर्म करने पर। ये बातें समझ में आ गई? आप साइंस है क्या, मैंने बताया स्टडी ऑफ नेचर। इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उन सब का अध्ययन करना ही साइंस कहला देता है। नदियां, पहाड़, झरने, आकाश, तारे, ये पेड़, ये पौधे, ये कीड़े मकोड़े, आप, हम, ये कैमरा, ये व्हाइट बोर्ड, ये पेन, इन सब के बारे में स्टडी करना ही, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग, चाहे वो बायोटिक फैक्टर हो, चाहे वो एबायोटिक फैक्टर हो, इन सब का अध्ययन करना ही साइंस कहला देता है। समझ में आया बच्चों? चलिए एक कदम आगे चलते हैं हम। यू नो वेरी वेल, साइंस के 3 ब्रांचेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रासायनिक विज्ञान एंड बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स के फादर हैं आइजैक न्यूटन साहब। कौन है बेटा? फिजिक्स के फादर हैं आइजैक न्यूटन साहब। इनका जन्म 1642 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गई थी। आइजैक न्यूटन भाई साहब, काफी योगदान रहा फिजिक्स में। इसमें कहेंगे क्या, विज्ञान है क्या? अरे सॉरी, ये फिजिक्स है क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ यानी मैटर, ऊर्जा यानी एनर्जी, बल यानी फोर्स, गति यानी मोशन, समय यानी टाइम, अंतरिक्ष यानी स्पेस। अगर हम मैटर, एनर्जी, फोर्स, मोशन, टाइम, स्पेस इनका अध्ययन करते हैं तो ये फिजिक्स के अंतर्गत आएगा। अगर एक नॉर्मली व्यवहारिक भाषा में देखना चाहें तो हमारे आसपास की दुनिया कैसे काम करती है, इसका वैज्ञानिक अध्ययन। ये बल्ब कैसे जल रहा है, फैन कैसे चल रहा है, हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रही है, मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुंच रही है, अगर ये सब साइंटिफिक तौर पर देखें तो ये फिजिक्स के अंतर्गत देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देख लें आप, चीज़ें नीचे क्यों गिरती है, इसको मैंने अभी साइंस के डिफिनीशन में बताया। क्यों बेटा? गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण, ड्यू टू ग्रेविटेशन। अगर कोई चीज़ हम छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरती है। बल्ब कैसे जलता है? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तभी ये बल्ब जल रहा है। आवाज़ कैसे फैल रही है, मेरी आवाज़ आपके कानों तक कैसे जा रही है। जब भी अध्यापक आपके क्लास में पढ़ाते हैं तो आपके कानों तक आवाज़ पहुंचती है। क्यों? क्योंकि आप इस पर्यावरण में, आपके हमारे बीच में एयर मौजूद है, हवा मौजूद है। मैं बोल रहा हूं तो वेव के रूप में, तरंग के रूप में मेरा जो साउंड वेव है आपके कानों तक टकरा रही है तो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। यानी आवाज़ कैसे फैलती है? वेव के कारण, तरंगों के कारण। यानी अगर आप ग्रेविटेशन के बारे में देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देख रहे हैं, वेव के बारे में देख रहे हैं, यानी आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया बेटा? फिजिक्स के फादर कौन है? फिजिक्स के फादर कौन है? आइजैक न्यूटन। कौन है? आइजैक न्यूटन। ये आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। एंड नेक्स्ट ब्रांचेज में आते हैं। जैसा कि आपको पता है साइंस के 3 ब्रांचेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री है क्या? केमिकल लोचा?
नहीं, केमिकल लोचा नहीं। हम साइंटिफिक स्टडी करने वाले हैं। केमिस्ट्री है क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना यानी कंपोजिशन, गुणधर्म प्रॉपर्टीज और उनमें होने वाले परिवर्तन चेंजेस या रिएक्शन का अध्ययन किया जाता है, यही केमिस्ट्री कहलाता है। इनके फादर हैं एंटोनी लेवोजियर। इनका जन्म हुआ था 1743 में, इनकी मृत्यु हो गई थी 1794 में। आप नोट्स भी बना सकते हैं, या तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लिख भी सकते हैं। आसान भाषा में, व्यवहारिक भाषा में अगर हम केमिस्ट्री को समझें, पदार्थ किससे बना है और जब वह बदलता है तो कैसे बदलता है और इसका विज्ञान क्या है इसके पीछे। मैं जिस मार्कर से लिख रहा हूं असल में इसमें कौन सा केमिकल है जो इसको फिर मैं अगर इसको मैं मिटा सकता हूं, लेकिन एक मार्कर ऐसा भी आता है अगर उसको मैं ड्रॉ कर दूं तो फिर उसको मैं इरेज नहीं कर सकता हूं। ये दोनों इंक में कुछ केमिकल में डिफरेंस है। आप जानते होंगे केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, एटम मॉलिक्यूल, परमाणु अणु के बारे में देखते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखते हैं, जैसे जलना। जलना समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि आप किसी व्यक्ति को देख के जल रहे हैं तो वो केमिस्ट्री हो गई, नहीं नहीं नहीं, वो केमिस्ट्री नहीं हुई। जलना का मतलब ये है कि कोई भी चीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, ये तो केमिस्ट्री है। ये कोई लोहा है उसमें जंग लग गया, केमिस्ट्री है। एसिड, बेस, साल्ट, अम्ल, क्षार, लवण, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। खैर, मैं यहां पर आपके सामने अगर आया हूं तो स्पेशली बायोलॉजी पढ़ाने आया हूं कि असल में बायोलॉजी है क्या। यहां पे अगर मैं मौजूद हूं, आपके सामने हूं, तो सिर्फ एक ही मकसद है, मैं आपको बायोलॉजी सिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज उस बच्चों के कानों तक मेरी आवाज पहुंचे जो बच्चा काफी कमजोर है, जो पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता है। मैं बताऊंगा कि असल में पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें। आप कमजोर नहीं है बेटा, कमजोर तभी होते हैं जब अपने लाइफ में आप कमजोर लगाते हैं, तभी आप कमजोर हो जाते हैं। आप इस कमजोरी को खत्म कर सकते हैं। अपने अंदर छुपी हुई स्ट्रेंथ, अपने अंदर छुपी हुई पोटेंशियल को पहचानो। यू आर द यूनिक, यू कैन डू एनीथिंग। सो लेट्स मी स्टार्ट नाउ। व्हाट इज द बायोलॉजी? अगर बायोलॉजी को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये दो टर्म से मिलकर बना है। बायो आया है बायोस ग्रीक वर्ड से, एंड लोगी आया है लोगस ग्रीक वर्ड से। ये दोनों बेटा ग्रीक वर्ड है, ये दोनों क्या है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड्स हैं। तो इंग्लिश में बायो का मतलब होता है लिविंग और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। लिविंग यानी सजीव, टू स्टडी यानी अध्ययन करना, अध्ययन करना। बेटा अगर हम सजीवों का अध्ययन कर रहे हैं, अगर हम लिविंग की स्टडी कर रहे हैं, तो यही बायोलॉजी कहला दिया करता है, जीव विज्ञान कहला दिया करता है। ये जो जीव विज्ञान है, इसका नाम सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी में इन्होंने दिया था। और फादर ऑफ बायोलॉजी हैं एरिस्टोटल, जिनको हिंदी में अरस्तु कहा करते हैं। अरस्तु ने साइंस में और बायोलॉजी में काफ़ी इनका योगदान रहा है। इसीलिए मैं आगे लेक्चर में बताऊंगा कि एरिस्टोटल भाई साहब को फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जियोलॉजी दोनों बोला करते हैं। उसके पीछे यही रीज़न है कि इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। कैसे योगदान रहा आगे लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो बेटा
ये बायोलॉजी कहां से आई? ग्रीक वर्ड से आई। बायो आया, इफ वी स्प्लिट इनटू टू पार्ट ऑफ बायोलॉजी देन वी गेट बायो कम्स फ्रॉम बायोस एंड लोगी कम्स फ्रॉम लोगस। दे बोथ आर ग्रीक वर्ड्स। द मीनिंग ऑफ बायोस इज लिविंग एंड द मीनिंग ऑफ लोगस इज टू स्टडी। इफ वी आर स्टडी अबाउट लिविंग then this is called biology. We can say that biology is the branch of science in which we studied about living या living beings या organism। यानी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं या जीवधारियों का अध्ययन करते हैं या जीवों का अध्ययन करते हैं। मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा, आप बुक ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे लेकिन शायद ही ये चीज मिले। बेटा ये जो सजीव है, सजीव को हम जीवधारी भी कह सकते हैं। सजीव क्या कह सकते हैं? जीवधारी। जीवधारी को हम जीव भी कह सकते हैं। इन इंग्लिश सजीव को कहते हैं लिविंग, जीवधारी को कहते हैं लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स, एंड जीव को कहते हैं ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। आप चाहे सजीव बोलें, आप चाहे जीवधारी बोलें, आप चाहे जीव बोलें, तीनों बात एक ही है। वी कैन से दैट लिविंग, वी कैन से दैट लिविंग, आल्सो वी कैन से दैट लिविंग बींग्स, आल्सो वी कैन से दैट ऑर्गेनिज्म। ये तीनों टर्म एक ही है, कंफ्यूज्ड ना हो आप। इसमें तीन चीज छुपी हुई होती है, तीन चीज छुपी है। सजीव में पेड़ पौधे भी आते हैं, जंतु भी आते हैं और सूक्ष्म जीव भी आते हैं। क्या आते हैं बेटा? सूक्ष्म जीव भी आते हैं। पेड़ पौधों को एक नाम और दे सकते हैं, पादप। पादप को एक नाम और दे सकते हैं, वनस्पति। देख लें, एक तीर से तीन तीन निशाना लगा रहे हैं आप। पेड़ पौधे बोलें, चाहे पादप बोलें, चाहे वनस्पति बोलें, बात एक ही है। आप जंतु बोलें या जानवर बोलें या प्राणी बोलें, बात एक ही है। सूक्ष्म जीव, इन इंग्लिश पेड़ पौधों को क्या बोलिएगा? शाबाश, प्लांट्स। जंतु को इंग्लिश में क्या बोलिएगा? एनिमल्स। और सूक्ष्म जीव को इंग्लिश में क्या बोलिएगा? माइक्रोब्स। क्या बोलिएगा बेटा? माइक्रोब्स। ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं, इनको पेड़ पौधा क्यों बोला गया? क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया कि ये असल में पोषण कैसे गेन कर रहे हैं। तो हमें पता चला कि जब इन पर सनलाइट पड़ती है, जब सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों पर पड़ता है, तो ये सूर्य के प्रकाश को गेन करके उस प्रकाश एनर्जी को रासायनिक एनर्जी यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन? प्लांट्स। यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी ये स्वपोषी प्रकार के पोषण किया करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसीलिए इनको पेड़ पौधा या वनस्पति या पादप कहते हैं। जंतु कौन होते हैं? इनका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो, इनका भी देखो पोषण की विधि कि ये भोजन कैसे करते हैं। बताएं बताएं, आप ही बताएं मुझे, आप भोजन कैसे करते हैं? सर मम्मी बना देती है, बहन बना देती है, दाल चावल सब्जी रोटी खा लेते हैं, हम थोड़ी ना बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो दाल चावल सब्जी रोटी बन रहा है वो आया कहाँ है से है? दाल चावल वो तो पौधों से ही आया है ना, यानी पौधों को आप खा रहे हैं, आप खुद खाना नहीं बना रहे हैं। इसीलिए आप होंगे परपोषी। क्या होंगे डियर? आप होंगे परपोषी। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है आपका। गेटिंग माई पॉइंट? लो आपको भी बना देते हैं। आप भोजन अपने से नहीं बनाते हैं, हम भोजन पेड़ पौधों से लेते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से हम अपना भोजन लेते हैं। सूक्ष्म जीव कौन है? सूक्ष्म जीव इनके नाम में जाहिर है। बायोलॉजी में जनरली आप देखिएगा टर्मिनोलॉजीज ऑलवेज सेज दैट व्हाट एम आई।
ये नाम में छुपा होता है। ये कहती है मैं क्या हूं, मेरे अंदर से ढूंढ लो। सूक्ष्म यानी बहुत छोटा जीव, बहुत छोटा जीव, इतना छोटा कि हम उसे अपने नग्न आंखों से देख नहीं सकते। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो सूक्ष्म जीवों को देख पाएंगे। उदाहरण क्या है बेटा, उदाहरण क्या है सूक्ष्म जीव का? जीवाणु। क्या है? जीवाणु और विषाणु। जीवाणु को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया और विषाणु को इंग्लिश में कहते हैं बेटा वायरस। ये है सूक्ष्म जीव। तो बायोलॉजी को हम देख रहे थे। आई होप बायोलॉजी के बारे में पता हो गया होगा। अगर इसका डिफिनीशन आपको चाहिए तो मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव या सजीव या जीवधारी का अध्ययन करते हैं। यही जीव विज्ञान कहला दिया करता है। आपके सामने साइंस का भी डिफिनीशन है, आपके सामने फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बताएं। बेटा अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। एक कदम आगे की तरफ चलते हैं बेटा। आपको पता है ये फॉर एग्जाम्पल ये पृथ्वी है। पृथ्वी पे हम कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं, 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 यहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं बताएं आप? शाबाश। हम यहाँ रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, सरफेस पे। हम पृथ्वी के सरफेस पे रहते हैं। पेड़ पौधे, जितने भी जानवर हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, इसी पृथ्वी पे रहते हैं। एज वेल एज नदियाँ, पहाड़, झरने, कंकड़ पत्थर, ये मिट्टी, ये सब कहाँ है? वो ये तो इसी धरती पे। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इस पृथ्वी पर सिर्फ सजीव ही नहीं, निर्जीव भी हैं। लिविंग ही नहीं, नॉन लिविंग भी हैं। बायोटिक ही नहीं, एबायोटिक भी हैं। तो सर आप कैसे पहचान पा रहे हैं, कैसे जान पा रहे हैं? आपको पहचानना होगा कि ये चीज लिविंग है, ये चीज नॉन लिविंग है ना। हमारे पृथ्वी पे दो ही चीज एग्जिस्ट करेगा, या तो वो लिविंग होगा भाई साहब, या तो वो नॉन लिविंग होगा। इसके सिवा और कुछ होगा क्या? बताएं, और कुछ होगा क्या? सर एलियन होगा। नालायक, तू भी चल जा मार्स पे, एलियन रहेगा। देखा है एलियन कभी अर्थ पे? टॉपिक पे आओ। ये जो लिविंग है इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। ये जो नॉन लिविंग है इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? निर्जीव बोलेंगे। यही दो चीजें पाई जाएंगी। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? आप इन दोनों में अंतर कैसे पता करेंगे? तो भाई साहब हम अंतर ऐसे पता करेंगे कि जो सजीव होगा उसके अंदर कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर पाए जाएंगे जो ये बतलाएगा कि भाई साहब हम लिविंग हैं। अगर वो फीचर उसमें नहीं पाया जाएगा तो वो नॉन लिविंग होगा। वो क्या फीचर है? आओ आओ देखते हैं वो क्या फीचर है। अगर कोई चीज लिविंग होगा तो उसमें रचना पाई जाएगी, यानी कंपोजिशन। उपापचय, मेटाबॉलिज्म, वृद्धि, इंग्लिश में ग्रोथ, जनन, इंग्लिश में रिप्रोडक्शन, विकासवाद यानी इवोल्यूशन, यानी
ये 5 कैरेक्टर अगर किसी भी चीज में पाए गए तो वो लिविंग होगा। वो क्या होगा? लिविंग होगा। इसका ट्रिक याद करने का क्या है? CMGRE, ये ट्रिक मैंने बना रखा है बेटा, एक ट्रिक बना रखा है CMGRE2। ये 2 को हटाओ, CMGRE2। CMG से आप आरी मांग रहे हैं, C से कंपोजिशन, M से मेटाबॉलिज्म, G से ग्रोथ, R से रिप्रोडक्शन, E से इवोल्यूशन। बेटा ये सब लक्षण हैं, ये सब एक स्पेसिफिक फीचर हैं। अगर ये सारी चीजें लिविंग के अंदर किसी के अंदर पाई जा रही है तो वो लिविंग होगी, अगर नहीं पाई जा रही है तो वो निर्जीव होगी, नॉन लिविंग होगी। क्या होगी? निर्जीव होगी, नॉन लिविंग होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम सजीवों के कैरेक्टर से आगे चलेंगे। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट लेक्चर भी इस चैनल पे अपलोड हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या नेक्स्ट लेक्चर आना चाहिए, क्या लिविंग का फीचर, स्पेसिफिक फीचर आपको पढ़ना है कि कंपोजिशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, ग्रोथ क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, इवोल्यूशन क्या है। यही तो बेस है। अगर ये चीज़ें सीख गए तो साइंस का अगर बेस मजबूत हो गया तो यू कैन डू एवरीथिंग। आप कोई भी कंपटीशन, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और जब भी अध्यापक आपको क्लास में पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाने वाली है। बेटा कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।